स्वागत है आपका घटना चक्र इतिहास में और चैप्टर चल रहा है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। इस चैप्टर के हम 40 प्रश्न पहले वीडियो में कर चुके हैं और उसके बाद के जितने सारे प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको बताना है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, ठीक है ना। यानी कि गुप्त काल में जो मुद्राएं चलती थी उनको किस नाम से जानते थे। अगर ऑप्शंस देखें तो ए में है कासारपण, बी में है दिनार, डी में है रूपक तथा सी ऑप्शन है रूपक तथा डी ऑप्शन में कहा गया है निस्क। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी कि गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थी उनको हम क्या कहते थे, निस्क के रूपक के नाम से जानते थे। चलिए अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे बताया जा रहा है कि गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए, ठीक ना। गुप्त शासकों के जो सिक्के थे वो कहाँ कहाँ पे पाए गए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अलावा उड़ीसा से भी गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। और कह रहे हैं कि सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल जो है वो राजस्थान का भरतपुर, ठीक है ना। भरतपुर की एक जगह है जिसे बयाना के नाम से जानते हैं, राजस्थान का भरतपुर है। और इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। चलिए ठीक ना। तीन बड़ी बातें गुप्त शासन में चलने वाले सिक्कों के बारे में। जो चांदी की मुद्राएं थी, चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और जिन मुद्राओं में डेली क्रय विक्रय होता था उनको कौड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें 42 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी में घटोत्कच ने, सी है समुद्रगुप्त एवं डी ऑप्शन है श्रीगुप्त, ठीक। तो यही पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होने वाला है चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ठीक। और चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं, ठीक। यानी कि गुप्त शासकों में जो सर्वप्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, उसी के सिक्के जारी करने के प्रमाण मिलते हैं। बाकी इसके पहले के जो कोई शासक थे उनके द्वारा सिक्के चलाने के कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त के बाद का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो इस प्रश्न में हमको बताना है कि गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, ठीक ना। प्रश्न यही कहा जा रहा है कि जो गुप्त काल में नाटक होते थे उनमें स्त्री और शूद्र जो थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसमें कहा जा रहा है संस्कृत, बी में कहा जा रहा है प्राकृत, सी में कहा जा रहा है पाली एवं डी में कहा जा रहा है सौर सेनी भाषा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर बी हो जाएगा। यानी कि स्त्री और शूद्र जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा का नाम है प्राकृत। तो ये रहा आपका आंसर नंबर बी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के जो लोग होते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत। अगर हम प्रश्न अगला देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है एरण से, बी कहा जा रहा है जूनागढ़ से, सी कहा जा रहा है मंदसौर से एवं डी में कहा जा रहा है सांची से। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपका एरण से, ठीक है ना। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है वो एरण से प्राप्त होता है और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसे गोपाल राज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है तो आपको प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हो जाएगा एरण से। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि यह कब का है, तो जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस
का जो टाइम पीरियड है वो है 510 ईस्वी। ठीक, और इसमें किसके सती होने का उल्लेख किया गया है, तो गोपाल राज जो कि एक सेनापति थी, उसकी सेनापति था, उसकी पत्नी का। प्रश्न अगला देखिए, 45 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की। ठीक ना, प्रश्न है गुप्त संवत के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं घटोत्कच। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुप्त संवत का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। अब कहा जा रहा है कि गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि जो है वो 319 ईस्वी है। ठीक है, कब है, 319। गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए प्रश्न अगला देखें। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो सूची 1 में क्या है, अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। ठीक, और ये सम्राट हैं और इनके विरुद्ध को आपको मिलान करना है। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा कि सम्राट के जो विरुद्ध थे, सम्राट अशोक के जो विरुद्ध थे उनका नाम था प्रियदर्शन। ठीक है ना, सम्राट अशोक के विरुद्ध का नाम था प्रियदर्शन और समुद्रगुप्त के विरुद्ध का नाम था परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय के विरुद्ध का नाम था विक्रमादित्य एवं स्कंद गुप्त के विरुद्ध का नाम था क्रमादित्य। यानी कि विरुद्ध अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं शासकों की उपाधियां हुआ करती थी। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा शासक कौन सी उपाधि धारण करता था। अशोक की जो उपाधि थी उसको प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शनाम आदि नामों से जाना जाता था। समुद्रगुप्त का परक्रमांक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य एवं स्कंदगुप्त का जो है वो क्रमादित्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखें तो प्रश्न संख्या 47 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगर हम ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गुप्त काल का, प्रतिहार युग का, राष्ट्रकूट का या फिर सातवाहन युग का। ठीक, प्रश्न था हमारा कि नगरों का क्रमिक पतन यानी कि किस काल में जो नगर थे वो धीरे धीरे एक एक करके पतन की ओर अग्रसर थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल में नगरों का जो पतन था वो क्रमिक रूप से हुआ। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि गुप्त काल में नगर जो थे वो क्रमिक रूप से पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवशन में पर्याप्त विघटन हो गया। ठीक है ना, फिर कह रहे पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वैनसांग के आगमन तक गांव बन गया। ठीक, पाटलिपुत्र जो था उसके आते आते विशाल नगर एक ग्राम बनकर रह गया और मथुरा जैसे प्रमुख नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी की अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में पतन की ओर अग्रसर होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 48 है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। यानी कि वो ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मण एवं मंदिरों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे। ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे। ठीक, तो यही बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गुप्त लेखों में जिन भूमि अनुदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भी भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। ठीक है, यानी कि जो भूमि दान दी जाती थी ब्राह्मण एवं मंदिरों को तो वो तो भूमि मिलती ही थी, उसके अलावा उस भूमि से जो कुछ उपज होता था, जो कुछ फायदे होते थे, सारे जिसको दान में प्राप्त होता था उसी के नाम पे चला जाता था सारा प्रॉफिट। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न क्या है आपका कि किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर हम ऑप्शन देखें, ए में कहा जा रहा है मौर्य युग, बी शुंग युग,
गुप्त युग एवं मगध युग। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शासनकाल जो स्वर्ण युग कहा जाता है उस किस वंश का, वो है हमारा गुप्त वंश का। ठीक है ना। यानी कि गुप्त वंश का जो शासनकाल है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। किस काल को स्वर्ण युग का है? गुप्त काल को। और इस काल को क्लासिक युग या फिर भारत का पेरिक्लेन युग भी कहा जाता है। कौन सा युग? पेरिक्लेन युग भी कहा जाता है। अपनी जिस विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वह इस प्रकार है कि गुप्त काल में जो है वो महान सम्राटों का काल जाना जाता है। गुप्त काल इस वजह से भी उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। या फिर गुप्त काल जो है वो श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रसार का काल, साहित्य, विज्ञान, कला के विशेष उत्कर्ष के कारण गुप्त काल को भारतीय संस्कृति या इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों कि पुरुषों से बराबरी थी। ठीक, प्रश्न है आपका, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगर ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है कि गुप्त काल, बी में मौर्य काल, सी चोलों के काल में और इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो उपयुक्त तीनों काल दिए गए हैं इनमें से किसी भी काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर जगह समाज में नहीं दी गई थी। तो वो ऐसा कौन सा काल था? तो हम आंसर देखेंगे, वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों के स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी किसी भी काल में नहीं की जा सकती है। ठीक, यानी कि केवल और केवल वैदिक काल ऐसा था जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान या फिर पुरुषों से श्रेष्ठतर कहीं कहीं देखा जाए तो गरिमा वाले पद दे दिए जाते थे। लेकिन इसके अलावा कोई भी काल ऐसा नहीं है भारतीय इतिहास का जिसमें हमें ये देखने को मिल जाए कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो पुरुषों से बेहतरतम रही हो। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या है 51 और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। प्रश्न यही है हमारा कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ए में कहा जा रहा है उपज का चौथा भाग, बी में कहा जा रहा है उपज का छठा भाग, सी है उपज का 8वां एवं डी ऑप्शन है उपज का आधा